नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की आपकी दूसरी किताब कृतिका भाग 1 का पाठ पहला पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता शिलानाथ थे और माता का नाम पाणो देवी था। बच्चों, ये लेखक थे और उपन्यासकार थे और इनकी जो लेखन की जो भाषा थी वो हिंदी भाषा थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं मैला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे आदि कई इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी पहचान फणीश्वर नाथ रेणु ने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी पहचान बनाई और सत्ता के दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। तो बच्चों, आइए मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ इस जल प्रलय में। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पाठ परिचय बताऊंगी, छोटा सा परिचय दूंगी कि जो रिपोर्टाज है, ये जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में लेखक ने सन 1967 की घटना है। 1967 में पटना में बाढ़ आई थी, तो उस समय बाढ़ के जो भयानक दृश्य थे उनको एक के बाद एक प्रस्तुत लेखक ने हमारे सामने एक के बाद एक प्रस्तुत करने का लेखक ने हमारे सामने प्रयास किया है। उस समय लेखक जिस समय पटना में बाढ़ आई थी, उस समय लेखक पटना के गोलंबर इलाके में रहता था। तो आइए बच्चों, पाठ प्रारंभ कर रही हूँ इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है। लेखक बताता है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानद और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते थे। पनाह यानी शरण। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पड़ती यानी ऐसी जगह जो जोती और बोई नहीं जाती, ऐसी बंजर भूमि जिसे जोता नहीं जाता है, बोया नहीं जा सकता, तो विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका यानी भयंकरता, जो भयानकता होती है ना, वो। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। लेखक बताता है कि मैं पर्वतीय क्षेत्र में जन्म हुआ था मेरा, क्योंकि वहाँ की जो जमीन थी वो उबड़-खाबड़ थी और जोती बोई नहीं जा सकती थी, तो उस जगह मेरा जन्म हुआ था, उस गाँव में। तो मुझे भी तैरना नहीं आता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। लेखक बताता है कि मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन 10 वर्ष की उम्र से मैं स्काउट में रह चुका हूँ, स्वयंसेवक रह चुका हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता में भी काम कर चुका हूँ, रिलीफ वर्कर में की हैसियत से भी मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करता हूँ वहाँ जाकर उन क्षेत्रों में। और लिखने की बात तो और है, लिखने का काम भी मैं करता हूँ। लेखक बताता है कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेखक बताता है कि हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तो बाढ़ पर मैंने एक लेख लिखा था, उस समय मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था और धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को भी नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेखक बताता है कि जय गंगा, डायन कोसी डायन कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। लेखक की ये अनेक रिपोर्टाज हैं, यानी जो ये उपन्यास हैं, इनके इनके अलावा भी, मतलब लेखक बता रहा है कि इन इन जय गंगा, डायन कोशी, हड्डियों का पुल आदि जो रिपोर्टाज है, इसके अलावा भी इन्होंने उपन्यासों में भी बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित किए हैं। लेखक बताता है किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने भसने यानी फंसना, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम यानी लगातार वृष्टि के कारण, वृष्टि यानी वर्षा के कारण पुन पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्से में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, यानी लेखक बताता है कि मैंने बाढ़ कैसी होती है उसे देखा है, शहरी आदमी की हैसियत से, कि मैं शहरी आदमी की हैसियत से मैं रहता था और वहाँ मैंने शहरी आदमी की हैसियत से बाढ़ को भी देखा है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम
घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित, प्लावित यानी डूब गए, पूरी तरह से डूब चुके थे, प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। गोलघर, गोलघर यानी सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गोछे, यानी लेखक कह रहा है कि गोलघर भी जल से डूब गया। और ये जो सूचना है वो बांग्ला भाषा में मिली थी कि जानो गोलघर डूबे गोछे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया है। अबले यानी बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। लेखक बताता है कि चलो पानी, अबले पानी आ गया। तो लेखक कहता है कि चलो पानी कैसे घुस गया, वही देखना है। वो कहता है कि ठीक है, चलो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, देख लेते हैं कि पानी कैसे घुस गया, वही देख के आते हैं। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र मिल गए थे, जो मेरी अनवरत, अनवरत यानी लगातार, अनर्गल यानी व्यर्थ की बातें, अनगढ़ यानी जो बिना कही गई हो, बिना लिखी गई हो, ऐसी जो बातें हैं, जो नहीं गढ़ी गई है वो बातें। गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। लेखक बताता है कि गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। स्वागतोक्ति यानी अपने आप में कुछ बोलना। लेखक बताता है कि मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। देखो बच्चों, हमारे गांव के आसपास में भी कोई नदी तालाब होता है तो बारिश होती है तो हम नदी या तालाब देखने जाते हैं कि कितनी भर गई। इसी तरह से लेखक भी बता रहा है कि कई लोग थे जो मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, ट्रैक्टर पर, ट्रक पर, कार में, टमटम, साइकिल, रिक्शा आदि पर, और कुछ लोग पैदल चलकर जा रहे थे पानी को देखने कि कितना पानी भर गया। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर पानी आ गया क्या, पार कर गया, कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डूबा हुआ पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। इस तरह से कई लोगों की मुँह से बातें सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था वहाँ तक आ गया, कोई कह रहा है वहाँ तक पानी आ गया, कोई कह रहा है कॉलेज के पास डूबा हुआ पानी यानी डूबने जितना पानी आ गया, कोई कह रहा है वहाँ आ गया, कोई कहता है छाती पर आ गया। इस तरह से अनेक बातें लोग करते जा रहे थे। लेखक बताता है कि जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेज़ी से सरकता आ रहा था। देखो बच्चों, गेरुआ झाग फेन में यानी जब नदी तालाब बहुत भर जाते हैं, नदी बहुत तेज़ी से ज़्यादा भर जाती है, तो आपको पता है, आपने भी कभी नदी देखी होगी, बहती नदी तेज़ रफ़्तार से जब बारिश आती है तो पानी गेरुए रंग का हो जाता है, मटमैला सा पानी होता है। तो लेखक भी बता रहा है कि जो गेरू रंग का पानी गेरुए रंग का हो गया था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ऊपर से कीचड़ वाला पानी भी आ रहा था पहाड़ों से। तो लेखक बता रहा है कि गेरुए रंग का हो गया था और उस पानी में झाग उफन रहे थे। तो फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। तो मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा कि आचार्य जी जो उनके साथ कवि मित्र थे, उनसे कहा कि आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत, यानी कि देखो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, वो मृत्यु का तरल दूत यानी मृत्यु का जो पानी है हमें अपनी आगोश में ले लेगा, वो आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ, आतंक यानी डर, डर के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट, अस्फुट यानी अस्पष्ट स्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। लेखक है, जब हमारे सामने देखो बच्चों, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि हम कई ऐसी स्थिति में है कि हमारे सामने अब जैसे मौत खड़ी है या कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है, कुछ भयानक घटना घटने वाली है हमारे साथ, तो हम डरने लग जाते हैं, हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह से लेखक ने भी जब पानी को देखा बहते हुए आ रहा है, तो लेखक के भी दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और लेखक को भी नहीं पता कि उनके मुंह से क्या निकले, अस्पष्ट शब्द कि हे भगवान बचाना, हे भगवान रक्षा करना, सबको बचाना, इस तरह से कुछ भी अस्पष्ट शब्द निकल गए जो लेखक को भी नहीं पता। तो लेखक ने मन ही मन में बोला कि मैं बहुत कायर हूँ और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे चलिए। तो लेखक कह रहा है कि रिक्शा वाला ऐसा लगता है कि बहादुर है, क्योंकि वो यूँ कह रहा था चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ।
उसने कहा, एक आदमी ने भीड़ में से कहा कि रिक्शे वाले, आगे बहुत करंट तेज है, यानी बहुत तेज पानी है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में, अनुनय यानी विनय यानी विनम्रता से कहा कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो उसने कहा कि आगे वापस रिक्शा लौटा लेते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे गैरिक आवरण, गैरिक यानी गेरुए रंग का आवरण पड़ रहा था। लेखक बताता है कि आच्छादित हो रहा था, गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित यानी अ, गैरिक आवरण आच्छादित यानी ढका हुआ। हरियाली पर शने-शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गँवार ज़ोर-ज़ोर से बोल उठा, "इह! जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बुझो मत।" ठीक है ना? अब बुझो। लेखक कहता है कि एक आदमी ज़ोर से बोला, ह जब भीड़ थी तो उस भीड़ में एक आदमी जो अधेड़ था, बड़ी-बड़ी मूंछें थी, गँवार सा था और ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने नहीं गए, अब बुझो। यानी कि पटना के लोग देखने भी नहीं गए और अब देखो, जब आपके यहाँ जब पटना में बाढ़ आई है तो सभी लोग जा रहे हैं, अब बुझो, अब देखो, ठीक है ना? इस तरह से कि अब भुगतो कि जब वहाँ पर जब दानापुर में बाढ़ आई थी तब कोई पटना के कोई लोग, पटनिया बाबू यानी पटना के लोग, पटना के कोई लोग देखने नहीं आए, लेकिन आज जब पटना में बाढ़ आ रही तो सब सब देखने जा रहे हैं, अब भुगतो सब। इस तरह से वो आदमी कह रहा था। तो लेखक कहता है, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आदमी, वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़-ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण होकर यानी सुनने को उत्सुक, उत्सुक होकर सुन रहे थे। हम पानी हमारे स्टूडियो की 7 सीढ़ियों तक पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएँ उभरी, किंतु हमारा तुरंत ही क्योंकि हम तुरंत ही सहज हो गए थे कि यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम आदमी की तरह सॉरी पानी देख देख कर लौटते हुए आम लोग आम दिनों की तरह हँस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। लेखक कह रहा था कि हम सब पानी देखकर आए बाढ़ का, तो लोग भी सब आम दिनों की तरह ही हँस रहे थे, बोल रहे थे और जितना उत्साहित लोग आम दिनों में नहीं होते, उतने ही उत्साहित वो आज दिख रहे थे, क्योंकि हमारे आस-पास कोई पानी भरा हुआ नहीं था और इतनी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं दिख रही थी। अब लेखक बता रहा है कि हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद-बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न यानी पास हुआ, पास आया हुआ, यानी मतलब दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे का सामान ऊपर ले जाया गया, सब कुछ बहुत से लोगों ने अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो में भर दिया था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, लोग पान खाने जा रहे थे। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिखाई दे रहा था, यानी पास आ यानी कि लोगों को इस बात का डर नहीं था कि पानी हमारे पास आ जाएगा। आसन यानी पास आया हुआ। लेखक बताता है कि पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रम नजर आ रही थी। मुहर्रम यानी दुखी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर ही भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठा कर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी की तरह पटना, धनुषकोटी यानी एक जगह का नाम है, तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। लेखक बताता है कि यदि हम थोड़ी देर भी वहाँ ठहरते तो लोग हमको देखकर हँसते कि देखो इन बुज़दिलों को, इनका क्या हुलिया हो गया है। क्योंकि वहाँ चारों तरफ पान की दुकान के आस-पास चारों तरफ ऐसी ही बातें हो रही थी। एक बार डूब ही जाए,
ठीक है ना? धनुषकोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए। लेखक ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुषकोटि भी बाढ़ में डूबकर लापता हो गया, यानी गायब हो गया, वो गाँव का गाँव पूरा डूब गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि पटना भी ऐसे ही लापता हो जाए। सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएँ, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसमी बामाल, ठीक है ना? लेखक कहता है कि चलो कहीं गोल घर के मुंडे पर बैठ जाते हैं ताश की गड्डी लेकर, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर ही क्यों नहीं? गोल घर के मुंडे पर बैठना है तो बिस्कोमान की बिल्डिंग की छत पर बैठ जाते हैं। इस तरह से लेखक कहता है कि इनकम टैक्स वालों के लिए अच्छा मौका है। अगर ये कालाबाजारी करने वाले और काला धन रखने वाले जो लोग हैं उनके घर छापा मारे तो अच्छा खासा धन मिल जाएगा। लेखक कहता है कि राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्ण पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। लेखक कह रहा है कि राजेंद्र नगर के चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर है, वहां पर अनेकों किताबें, पत्र पत्रिकाएँ वहाँ बिछाई हुई थी, रखी हुई थी, तो मैंने सोचा 1 सप्ताह की खुराक यानी 1 सप्ताह की सारी किताबें एक साथ उठा लूँ। ऐसी-ऐसी किताबें उठा लूँ जिनमें 7 दिन में सब कुछ सीखने को मिल जाए। तो लेखक बताता है कि मुझे इस तरह किताबों को उलट-पलट करते हुए दुकान का जो मालिक था, नौजवान था, उसने मुझे देखकर वो थोड़ा मुझे देखकर मुस्कुराया और पता नहीं क्यों मुस्कुराया मुझे भी नहीं पता। लेखक बताता है, किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएँ लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फँसे मित्र की सुधि लेगा। लेखक ने कहा कि मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से विदा लेते हुए कहा कि पता नहीं हम कल कितने पानी में हो गए। हाँ, जो कम पानी में रहेगा वो अपने ज़्यादा पानी में फँसे हुए मित्र की सुधि लेगा, यानी उसका ध्यान रखेगा। अब लेखक बताता है फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों ओर बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी के प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है, सुन मेरे बंधु रे ए एन, सुन मेरे मितवा वाह वाह य। ठीक है, इस तरह से लेखक बता रहा है कि अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय गोलंबर के पास में एक आदमी आलाप करता है, जो रिक्शा वाला है, वो इस तरह से आलाप करता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। इस तरह से आप सभी को पता है, अपने शहर गांव में भी जब कोई ऐसी बात होती है, पंचायत द्वारा गांव में कहलवाई जाती है, नगर पालिका द्वारा गांव में कहलवाई जाती है, आप सभी जानते हैं बच्चों। रिक्शा वाला आता है, रिक्शे में एक माइक लगा होता है, जो आदमी जोर जोर से बोलता है, जो भी सूचना देनी होती है पूरे गांव वालों को। तो इस तरह से गाँव में भी ऐसी सूचना दे दी गई। भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है। इसलिए आप लोग सावधान हो जाएँ। तो पहले ही ये लोगों को प्रतिध्वनित ने सावधान कर दिया। सावधान हो जाए इस तरह से, ठीक है ना? प्रतिध्वनि यानी वो आवाज़ जाकर वापस अपने पास आती है, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। लेखक बताता है मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। लेखक ने गृह स्वामिनी अपनी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है, गैस है या नहीं। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर आउटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है। किरासन यानी केरोसिन जो है, जो घास मिट्टी का जो तेल होता है केरोसिन, वो एक ही बोतल पड़ा है। उसने कहा स्टोव भी है, मिट्टी का तेल कम पड़ा है, कोयला है, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन सिलेंडर का कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अभी खत्म होने वाला है। लेखक बताता है कि फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर-वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कब आ धमके मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान, सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएँ से भर गया।
लेखक बताता है कि सारा शहर जगा हुआ है, पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही। लगता है 1 डेढ़ बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर में पहुँचेगा। इस तरह से आस-पास में ये सभी जो जगह हैं, इन जगहों के नाम हैं, नवल किशोर रोड, जनक रोड, इन सब जगह से लेखक को आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि राजेंद्र नगर में डेढ़ बजे तक पानी पहुँच सकता है। लेखक बताता है कि सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। इस तरह से लेखक सोच रहा था कि क्या लिखूं, कविता लिखूं, शीर्षक क्या दूं, बाढ़, आकुल प्रतीक्षा। इस तरह से लेखक ने कई बार सोचा। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। लेखक बताता है मनिहारी तब पूर्णिया, 1947 की बात बता रहा है। मनिहारी तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला। पहले पूर्णिया था, अब वो कटिहार जिला है। के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा कदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे हैं। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव की दवा। पकाही घाव यानी पानी में पैर रखकर जो पानी ज्यादा पानी लग जाता है पैरों में तो उससे अंगुलियां सड़ जाती, तो उसे कहते हैं पकाही घाव की दवा। दिया सलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती थी। लेखक बात बता रहे हैं 1947 की, कि उस समय कटिहार जिला, जो अभी बिहार में कटिहार जिला है, उस समय पूर्णिया के नाम से जाना जाता था। तो उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ के समय जब हम जा रहे थे नाव में, तो लेखक कह रहा है कि मैंने मेरे साथ जो मेरे नाव पर जो जा रहे थे, बाढ़ क्षेत्र से पीड़ित जो लोग जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि देखो, हम वहां जाते थोड़ी चहलकदमी करके आते हैं। तो किसी ने मना कर दिया उनको कि वहां मत जाना, क्योंकि आपसे पहले वहां पर कई लोगों ने शरण ले रखी है। सांप बिच्छू लोमड़ी सियार, मतलब पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब है वहां पर। इस तरह से लेखक बता रहा है कि सन 1949 की बात है। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर यानी कुत्ता। अरे कुकुर नहीं यानी कुत्ते को नहीं लेना है, कुत्ते को साथ नहीं लेना, कुकुर को भगाओ, कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छत से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। लेखक कह रहा है कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि कुत्ता साथ में नहीं चलेगा, तो वो जो बीमार व्यक्ति था, नौजवान था, वो बाहर उतर गया पानी में और वो कहने लगा कि जब हमारा कुत्ता साथ नहीं चलेगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। कुत्ता भी बोला हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। मतलब उसका कहने का, वो बोल नहीं सकता लेकिन उसके भाव यही दिखा रहे। लेखक बताता है कि परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी यानी मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया था। बाल लेखक बता रहा है कि लेखक बता रहा है कि बालवाही यानी एक प्रकार का लोक नृत्य होता है, जिसे बालवाही कह रहे हैं। बालवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, धरनी घरनी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही और उसका घर वाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया। लेखक बता रहा है कि इस तरह का नाच हो रहा था। एक पत्नी बनी हुई है, एक आदमी जो अपने मायके से घर छोड़कर मायके जा रही थी, और उसका घर वाला जो उसका पति था उसे मनाकर लौटाने के लिए गया था। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धाड़िक धाड़िक धिक छक्के चकम धुक चके चकम धुक, इस तरह की आवाज ढोलक से आने लगी। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों की झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें होने लगती हैं। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी जगह ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा
क्यों आ जाती हैं? यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। अब लेखक बताता है कि मुझे अपने भोला नाम के मित्र भोला शास्त्री की याद क्यों आती है जब मैं बालवाही नाच की बात करता हूँ। क्योंकि एक बार की बात है, 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी स्काउट बॉय था, बालचर था, और गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर विहार करने लगे थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखते हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लकड़ी प्याले प्याली में सॉरी एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखा अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। अब लेखक बता रहा है कि इतने में पता चला कि राजेंद्र नगर में पानी घुस गया है, और जैसे कश्मीर में लोग नाव में बैठकर आनंद लेते हैं, घर घर जैसा आनंद लेते हैं, कश्मीर की जो बड़ी नावें होती, शिकारा नावें, तो उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि उसमें बैठे हैं वो लोग, और कोई चाय चढ़ा रहा है, कोई कॉफ़ी बना रहा है, कोई पत्रिका पढ़ रहा है। इस तरह से लेखक बता रहा है, दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मखमल का, हो जी, इस तरह से गाना आ रहा था। लेखक बताता है कि हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश करने के बावजूद नहीं कर पाते। उन फुहड़ युवकों की एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई, और युवतियों के रंगे लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तेरी मंझधार, होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो हो, उहू न आ रहलो है। इस तरह से अपनी भाषा में ही वो बातें कर रहे थे। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया था, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती हैं। चौप चौप इस तरह से चुप करा देती हैं। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल से घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे सब। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ नहीं था। इस तरह से लेखक बता रहा है कि टुंग फुंग यानी कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपत नरपतगंज थाना चक्कर दाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। अब नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों की झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों की झुंड झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों की झुंड भूरे हो जाते। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुरे रंग के भेड़। ओई ध्याखो ऐसे गच्छे जल, इस तरह से लेखक झकझोर कर मुझे जगाया गया, इस तरह से लेखक को जगाया गया। ओई ध्याखो ऐसे गेछे जल, इस तरह से बिहारी भाषा में जगाया गया लेखक को। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया पानिया, पानी आ गेलो हो, राम सिंगार हो, मोहन रामचंद्र अरे हो। इस तरह से बातें हो रही थी, आवाज सुनाई दे रही थी लेखक को। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है
ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ-साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम-दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नगर नंबर 1 के पास पुलिया चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएँ बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया, चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख-पुकार और पानी का कलरव, लहरों लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज़ है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आ गया लो। इस तरह से कोई कहता है सोन नदी का पानी, कोई कहता है गंगा जी का पानी, लेकिन जो भी पानी है, आ चुका है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी-जल्दी डूबती जा रही है, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, लेखक बताता है कि यदि अभी मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग की भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है, कुछ भी नहीं, कलम थी, वह भी चोरी चली गई थी। अच्छा है, कुछ नहीं है मेरे पास। इस तरह से लेखक कहता है कि यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मैं सारी शूटिंग को कैमरे में उतार लेता। अच्छा है, नहीं है, अब कोई बात नहीं। मेरे पास कलम तो थी लेकिन कलम भी चोरी हो चुकी थी। अच्छा है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।